गुल यूनिवर्सिटी से घर आ चुकी थी और अब रात हो गई थी। गुल बेड क्रॉन से टेक लगाए कल के बारे में सोच रही थी। वो अपनी सोचों में इतना गुम थी कि उसे इल्म ही ना हुआ कि दामीर कब बेड पर आकर उसी के अंदाज में बैठा था। इल्म तो तब हुआ जब दामीर ने उसे अपने पास कर लिया और उसका सर रोजाना की तरह अपने कंधे पर रख लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। गुल लब भींच के गई मगर बोली कुछ नहीं। क्या सोचा जा रहा था? दामीर ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, कुछ नहीं। गुल ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, तो फिर बताओ कैसा गुजरा आज का दिन? दामीर ने गुल की उंगलियां मरोड़ते हाथ को पकड़कर कहा, जी ठीक था। गुल ने नजरें झुकाए मकसद इतना कहा, क्या प्लीज बताएं फिर तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर क्या प्लान्स बनाए? फिर तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर? दामीर ने पूछा तो बहुत आराम से था मगर दामीर के सवाल पर गुल को झटका लगा। जी? गुल ने दामीर के कंधे से सर उठाकर घबराते हुए नासमझी से पूछा, मजाक कर रहा था स्वीट हार्ट, मगर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जैसे मैंने वो पूछ लिया हो जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। दामीर ने गुल के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए उसकी थोड़ी को ऊंचा करके पूछा, नहीं ऐसी बात नहीं। गुल ने चेहरा मोड़ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। गुल ने चेहरा मोड़कर अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, अगर ऐसी बात नहीं तो तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? दामीर ने गुल के माथे पर आए पसीने को अपने अंगूठी से साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं है, दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। गुल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर एसी तो फुल चल रहा है स्वीट हार्ट, फिर तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? दामीर ने जांचती नज़रों से गुल के चेहरे को देखकर कहा, दामिर आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? गुल ने दामिर को देखते हुए कमकमाती आवाज में कहा, वैसे ही पूछ रहा था, मगर तुमने कौन सा गलत काम किया है जिस पर तुम जवाब देते हुए घबराओ? दामिर ने गुल के गले में मौजूद लॉकेट को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं मैं कब घबरा रही हूँ? गुल ने लॉकेट को दामिर के हाथ से निकालते हुए कहा, हाँ तुम कब घबरा रही हो और घबराओ भी क्यों? तुमने कौन सा कुछ किया है? दामिर ने गुल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो गुल ने भी मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुस्कुरा ना सकी। दामिर ने झुककर गुल के गाल पर लब रखना चाहे मगर गुल ने मुंह मोड़ लिया। मुझे नींद आ रही है दामिर। गुल ने दामिर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए कहा और रुख मोड़कर सोने लगी, मगर दामिर ने खींचकर उसका रुख अपनी तरफ कर लिया और उसका सर जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर भूसा देकर सोने की कोशिश करने लगा। गुल ने भी कुछ न कहा और आंखें बंद कर ली। दामिर ने उसकी बंद आंखों को देखते हुए खुद भी आंखें बंद कर ली। सुबह हो गई थी और दामिर का गुल को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। गार्ड्स दूसरी गाड़ी में थे। दामिर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रोकी तो गुल गाड़ी से उतरने लगी। दामिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गाड़ी से उतरने से रोका। गुल ने कलाई पकड़ने पर दामिर को सवालिया नजरों से देखा। मुझे धोखा मत देना गुल, ये बात मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ। दामिर ने गुल को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, क्योंकि आज गुल की आंखों में बागीपन साफ दिखाई दे रहा था। दामिर के सख्त लहजे पर गुल के जिस्म में एक पल के लिए खौफ की एक लहर उठी। जी? गुल ने नजरें चुराते हुए मखसूस इतना कहा। दामिर ने गुल को देखते हुए उसकी कलाई छोड़ी तो गुल गाड़ी से उतरकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। गुल की अंदर जाते ही दामिर ने सीट की बैग से अपना सर अटका दिया और आंखें बंद कर ली। तुम लेकर आई अब आए? अभी दामिर गाड़ी स्टार्ट करता कि जब ट्रांसफर से उसे गुल की आवाज़ सुनाई दी। गुल ने क्लास में जाते साथ ही हरमीन से पहला सवाल इसी का किया। हाँ ले आई हूँ, बस क्लासेस लेने के बाद चलते हैं। हरमीन ने गुल को देखते हुए कहा, ओके ठीक है। गुल ने सर हाँ में हिला दिया। वैसे एक बात तो बताओ गुल, हरमीन ने थोड़ी देर बाद गुल से कहा। हाँ पूछो। गुल ने सवालिया नजरों से हरमीन को देखते हुए कहा, तुमने बताया दामिर ही दाऊद है राइट? हरमीन ने उंगली उठाकर पूछा। हाँ। गुल ने उलझन भरी नजरों से हरमीन को देखकर कहा, तुम दाऊद से मोहब्बत भी करती हो तो अब तुम उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हरमीन ने काफी देर से जहन में आए सवाल को आखिर पूछ ही लिया। हरमीन वो एक कातिल है, वो इंसानों को मारते हैं और मैं कैसे कैसे इंसान के साथ रह सकती हूँ जो एक इंसान और बेरहम हो, जो एक कातिल और बेरहम हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जैसे वो इंसानों को मारते हैं, मुझे तो डर लगता है कहीं वो
गुल ने बेबसी से कहते धुरी छोड़ दी। दामिर बहुत गौर से गुल की बातें सुन रहा था और गुल के जुमले अधूरे छोड़ने पर उसके जुमले के मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। कहीं वो मुझे ही ना मार डालें। गुल कहती चेयर पर बैठ गई, जबकि गुल की बात सुनकर दामिर ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। मतलब उसे लगता है कि दामिर उसे भी मार सकता है। वो खुद को दामिर के साथ इनसिक्योर फील करती है, जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हरमीन, वो कहती अपने चेहरे पर हाथ रख गई। दामिर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था गुल की बातें सुनकर। खैर हरमीन, मैं अभी जाना चाहती हूँ यहाँ से, क्लासेस को बाद में देख लेंगे, तुम अभी चलो, गुल ने उठते हुए कहा और अबाया पहनने लगी। हरमीन ने भी जल्दी से अबाया पहनकर अपने चेहरे को निकाब से ढका और दोनों क्लासेस से बाहर आ गईं। दामिर का बस नहीं चल रहा था कि गुल को एक थप्पड़ लगाए। दामिर कार से उतरा और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ा। गुल जो अभी ग्राउंड में थी, दामिर को देखकर जल्दी से चेहरा मोड़ गई। उसके चेहरा मोड़ने पर हरमीन ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो गुल ने कोई जवाब ना दिया। दामिर इन दोनों को देख चुका था और वो दूर से ही गुल को पहचान चुका था। बाएं में होने के बावजूद वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और सख्ती से उसकी कलाई पकड़कर बगैर कुछ कहे अपनी साथ ले जाने लगा, जबकि गुल इस अचानक आफत पर घबरा गई और खुद को छुड़वाने की कोशिशें करने लगी, मगर दामिर ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। सारे स्टूडेंट बस खामोश तमाशाई इन दोनों को जाता देख रहे थे, जबकि हरमीन को अब गुल के चेहरा मोड़ने की वजह समझ आ चुकी थी। दामिर, मेरा हाथ छोड़ें प्लीज। दामिर गुल को यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर आ चुका था और अब गुल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दामिर ने गुल की कलाई और सख्ती से पकड़ ली कि गुल को लगा इसकी कलाई टूट जाएगी। दामिर ने धक्का देने के अंदाज में से गाड़ी की फ्रंट सीट पर धम बिठाया। तुम्हें तो मैं घर जाकर पूछता हूँ, खामोशी से बैठी रहो, दामिर ने सख्ती से गुल को कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि गुल डर गई। दामिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दामिर खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गुल ने उसे देखा तो वो बगैर कुछ कहे गाड़ी चला रहा था। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर सख्त थी। दामिर, वो मैं, गुल ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, मगर दामिर ने अपने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का कहा। मैंने कहा ना घर जाकर बात करेंगे। दामिर ने उसे खामोश करवाते हुए संजीदगी से कहा। दामिर प्लीज मेरी बात सुने, गलती हो गई है मेरे से, प्लीज मुझे माफ कर दें। गुल ने अपनी गोद में रखे हाथों पर नजरें जमाए रोते हुए कहा। दामिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दामिर की यही खामोशी गुल को और खौफ में मुतलबा कर रही थी। दामिर ने गाड़ी घर के पोर्च में खड़ी की और खुद गाड़ी से उतरकर गुल की तरफ आया। उतरो नीचे। दामिर ने गुल की तरफ का दरवाज़ा खोलकर संजीदगी से कहा। गुल ने दामिर को खौफ से देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया तो दामिर ने खुद आगे होकर उसकी कोहनी से पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला और घर के अंदर ले गया। दामिर ने गुल को कमरे में आकर छोड़ा और गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। दामिर, आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। दामिर गुल के पास आया तो गुल ने पीछे होते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। क्यों आखिर तुम मेरे जब्त को आजमा रही हो गुल, क्यों? मैंने कितनी मरतबा तुमसे कहा कि मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, मगर तुमने वही किया, क्यों? हरमीन के साथ मिलकर तरकीबें सोच रही थी कि कैसे यहाँ से निकलना है और कैसे महक को निकालना है। दामिर ने गुल का आवाज़ू पकड़कर गुस्से से कहा तो गुल ने के मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ़ करना, आइंदा ऐसा नहीं होगा दामिर। गुल ने दामिर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। महक को भी तुमने यही समझाया होगा ना कि महक का निकाह अजलान से नहीं होगा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये निकाह होगा और आज ही होगा। दामिर ने गुल का बाजू छोड़कर गुस्से से गुल की आंखों में देखते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर गुल हैरानी से दामिर को देखने लगी। दामिर, आपको खुदा का वास्ता मेरी बहन के साथ ये जुल्म ना करें। गुल ने दामिर के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर सकते हुए कहा। नहीं गुल, तुम्हारे इन नेक इरादों से तो मैं पहले ही वाकिफ हो गया था, मगर मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकती हो, मगर अफसोस कि तुम नाकाम रही और ये घर तुम्हारे लिए एक महफूज जगह है जिसे तुम कभी नहीं समझ सकती। गुल, मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो उससे इस उम्मीद पर बैठे होते हैं कि इनके हाथ मेरी कोई अनमोल चीज़ लग जाए जिससे वो मुझे तकलीफ पहुंचाए। दामिर ने नेक इरादों पर जोर देते हुए अफसोस करते हुए कहा और आखिर में से नरमी से समझाने की कोशिश की। हाँ, तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं जो आपके इतने दुश्मन हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? गुल ने रोते हुए मासूमियत से कहा, जबकि उसके मासूमियत से कहने पर दामिर का गुस्सा पल में ख़त्म हुआ। खैर गुल, प्लीज़ अब मुझे गुस्सा मत दिलाना और जो आज
جو آج تم نے حرکت کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تم اب یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ دامیر نے حتمی فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ نہیں دامیر پلیز ایسا نہ کریں۔ گل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، گل یہی تمہاری سزا ہے، اور اب جاؤ مہک کے پاس جسے تم یہ کہہ کر آئی ہوئی ہو کہ اس کا نکاح اذلان سے نہیں ہوگا، تو ذرا جاؤ اور اب یہی بات اس کے دماغ میں بٹھا کر آؤ کہ اس کا نکاح اذلان سے ہوگا۔ دامیر اپنا ہاتھ چھڑوا کر بے حسی سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ دامیر پلیز میری اور مہک کے ساتھ ایسا نہ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ گل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، گل میں نے کہا ہے نیچے جاؤ اور مہک کو نکاح کے لیے تیار کرو، اور اب مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ دامیر اسے سائڈ پر کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گل پیچھے بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ماضی: گل اور مہک اس وقت نائلہ بیگم کے ساتھ مال آئی ہوئی تھی۔ گل کا انٹرسٹ اس وقت شاپنگ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید داؤد کی کال آ جائے، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اچانک گل کے فون پر کال آئی اور نمبر دیکھ کر گل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں ہو؟ گل کال اٹھاتی دامیر کی خوبصورت آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں اس وقت مال میں ہوں، اور تم؟ گل نے مہک اور نائلہ بیگم سے تھوڑا دور جا کر جواب دیا۔ کون سے مال میں؟ دامیر نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گل نے مال کا نام بتا کر ایک نیا سوال پوچھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دامیر نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر کال کاٹ دی، جبکہ گل کا اس طرح خود کے سوالوں کا یوں نظر انداز ہونا بالکل پسند نہیں آیا۔ بدتمیز! میں نے بھی اب اس سے کوئی بات نہیں کرنی، گل نے غصے سے کہا۔ گل اب بیزاریت سے ہینگ کیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس جگہ پر ابھی کوئی اور نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کسی نے گل کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس سے پہلے کہ گل چیختی کہ کسی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ گل نے خوفزدہ نظروں سے جب مقابلے کو دیکھا تو اب اس کی نظروں میں حیرانی کی جگہ غصے نے لے لیا، اور اس نے داؤد کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں تم سے بات نہیں کرتی۔ گل نے غصے سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناراض ہو گئی ہے میری جان؟ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا۔ دامیر نے محبت سے کہتے اس کی ناک کو چھوا تو گل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ گل کی حرکت پر داؤد کے ماتھے پر بل پڑے۔ گل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ داؤد نے سختی سے پوچھا۔ اچھا، جو میں نے کیا وہ بدتمیزی ہے، اور جو تم نے کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گل نے دامیر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اوکے، میں نے مانا کہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا، مگر تم خود بتاؤ کہ اگر میں تمہیں نظر انداز نہ کرتا تو تمہیں یہ سرپرائز کیسے دے پاتا؟ دامیر نے صفائی پیش کی۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ گل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ کب بھیجوں میں اپنے ڈیڈ کو تمہارے گھر رشتے کی بات کے لیے؟ دامیر نے اصل بات کی پاگل ہو گئے ہو؟ جب تک میری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ گل نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر رشتے کی بات ہی چلا دیتے ہیں۔ دامیر نے اس کے انکار پر اسے آنکھیں دکھائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، اور اب تم جاؤ یہاں سے۔ گل نے اسے وہاں سے نکالتے ہوئے کہا۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ دامیر نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، جاؤ۔ گل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجا، جبکہ دامیر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ گل نے سکون کا سانس لیا اور اس طرف چلی گئی جہاں نائلہ بیگم اور مہک تھی۔ گل مہک کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ گل، کیا ہوا تم روئی ہو؟ مہک نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے پریشانی سے پوچھا۔ گل نے مہک کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مہک کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ گل، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مہک نے پریشانی سے پوچھا۔ تم اذلان بھائی سے شادی کر لو، گل نے روتے ہوئے کہا۔ اذلان، جو مہک کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، گل کی بات سن کر رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ گل، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری شادی ان سے نہیں ہونے دو گی، اور اب تم اپنے کہے سے مکر رہی ہو۔ گل کی بات سن کر مہک کے بولتے آواز آخر میں ریند گئی۔ ہاں، میں نے کہا تھا مہک، مگر اب میں بے بس ہو چکی ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا یہاں سے نکلنے کا۔ گل نے مہک سے پیچھے ہو کر روتے ہوئے کہا۔ گل، دیکھو ایسے تو نہ کہو، مہک کہتے ہی رو دی۔ میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، وہ بہت برے ہیں۔ مہک نے اذلان کے اس دن کے رویے کو یاد کر کے روتے ہوئے کہا، جبکہ مہک کی بات سن کر اذلان نے غصے سے مٹھیاں بھیجیں اور وہاں سے چلا گیا۔ مہک، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اب تمہیں
نکاح کرنا ہی ہوگا۔ گل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں گل، میں ان سے نکاح نہیں کروں گی اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ مہک نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے گل کچھ کہتی کہ دروازہ کھلا اور دامیر اور فریدہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ ساتھ نکاح خواں اور کچھ گواہ تھے۔ مہک نے حیران نظروں سے ان کو اندر آتے دیکھا اور پھر گل کو۔ فریدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک لال دوپٹہ مہک کے سر پر ڈالا۔ مہک بے یقینی سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مہک نے گل کی طرف دیکھا اور آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ مہک پلیز مہک، گل نے التجا نظروں سے مہک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نکاح شروع کیا گیا۔ مہک، ابراہیم آپ کو اذلان حمید کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو مہک نے گل کی طرف دیکھا تو گل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی قبول ہے۔ مہک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب کی 2 مرتبہ اور پوچھنے پر مہک نے ہاں میں سر ہلا دیا اور نکاح نامہ سائن کیا۔ گل مہک سے پوچھنے کے بعد سب باہر چلے گئے۔ فریدہ بیگم بھی مہک کے سر پر بوسہ دینے کے بعد باہر چلی گئی۔ اذلان سے بھی پوچھا گیا تو اس نے بھی قبول ہے کہہ کر نکاح نامہ سائن کیا اور دعا کے بعد سب نے ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دی۔ جبکہ مہک گل کے ساتھ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کا دل چاہا کہ کاش ابھی اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ ان کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر روتی۔ گل نے اسے گلے لگا لیا اور گل کے خود کے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دامیر کو سب کیسے پتہ چلا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب صرف خود کو اور مہک کو دلاسے ہی دے سکتی تھی۔ گل مہک کو اذلان کے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کو اس وقت دامیر پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر بے تحاشا رونا کہ وہ اپنی بہن کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ حرمین سے بات کرے۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے اس کا موبائل کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دامیر جب کمرے میں داخل ہوا تو گل کو کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا۔ اسے ڈھونڈ رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ دامیر نے موبائل اس کے سامنے لہرایا تو گل نے دامیر کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر لینا چاہا، مگر دامیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ فون دے مجھے میرا واپس۔ جب وہ اپنا موبائل واپس لینے کی کوشش میں ناکام رہی تو اس نے غصے سے دامیر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اب تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گا سویٹ ہارٹ۔ دامیر نے گل کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بات سن کر گل اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ دامیر پلیز میرا موبائل واپس کریں۔ گل نے آنکھیں بند کر کے اکتا کر کہا، نہیں اب تو یہ تمہیں بالکل نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں تم نے اس سے حرمین کو کال کرنی ہے اور اسے الف سے لے سے یہ تک ساری کہانی سنانی ہے، اور گھر کی کہانیاں باہر والوں کو نہیں سناتے مائی ڈیئر وائف۔ دامیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ گل کو اس کی مسکراہٹ زہر سے کم نہ لگی۔ ٹھیک ہے رکھیں اپنے پاس۔ گل کہتے ہی بیڈ پر جا کر چہرہ موڑ کر لیٹ گئی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جن کو چھپانے کے لیے اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے مگر کمرے میں کھڑکیوں کے آگے پردے گرے ہوئے تھے جس سے کمرے میں روشنی کم ہی تھی۔ دامیر دوسری سائیڈ پر آ کر اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گل نے چہرے سے ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ کوئی رسپانس دیا۔ دامیر نے اس کے چہرے پر سے زبردستی ہاتھ ہٹایا تو گل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ گل نے رخ موڑنا چاہا مگر دامیر نے ایسا نہ ہونے دیا۔ دامیر پلیز، گل نے بھرائی آواز میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے، کیوں رو رہی ہو؟ دامیر نے گل کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر کہا تو گل کو اس کی بے حسی پر مزید رونا آیا۔ اب رو بھی نہیں سکتی کیا؟ گل کہتی، رو دی نہیں، بالکل نہیں۔ گل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں تو سانس بھی آپ کی مرضی سے لے لیتی ہوں۔ گل نے روتے ہوئے کہا، شت خاموش ہو جاؤ۔ دامیر نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے خاموش کروانا چاہا، دور رہیں مجھ سے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ گل دامیر کو پیچھے ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ گل واپس آؤ۔ دامیر نے اسے اشارے سے واپس بلایا، نہیں آنا۔ گل نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، گل۔ دامیر کی آواز میں وارننگ تھی تو گل واپس جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دامیر نے اسے واپس اپنے سینے سے لگا لیا، اگر مارنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ میں ہی مار دیں، بار بار کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ گل نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیوں مارنا چاہوں گا گل؟ دامیر نے گل کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مار ہی تو رہے ہیں، پہلے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور پھر یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا اور میری بہن کا بھی زبردستی نکاح کر دیا اور اب میرے سے میرا موبائل بھی چھین لیا، اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ گل نے دامیر کے سینے پر مکے برساتے ہوئے شکوہ کیا، تم نے یونیورسٹی جا کر کون سا پڑھ لیا ہے؟ الٹا میرے خلاف
प्लान्स बनाए जा रहे थे, और मोबाइल भी तुम्हारी हरकतों की वजह से ही लिया है। और महक के लिए अजलान एक बेहतरीन हमसफ़र है जो तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। दामिर ने नरमी से समझाया, प्लीज़ मेरा यूनिवर्सिटी जाना तो बंद ना करें। मैं अब प्रॉमिस करती हूँ कि कोई प्लान नहीं बनाऊंगी, पक्का। गुल ने दामिर की देखते हुए कहा, मुझे इतना बेबस मत करें दामिर, रहम करें मुझ पर प्लीज़। आप तो मुझसे बेहतर बहुत मोहब्बत करते हैं ना, आप तो प्यारे दाऊद हैं ना। आप मेरी हर बात मानते थे तो अब भी मान लें। आपको मेरा यूं कहना अच्छा लगता था ना, और आप मुझे काफ़ी इंसल्ट करते थे ये कहने के लिए, तो प्लीज़ दाऊद मान जाए। आप तो बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ प्यारे दामिर, प्यारे दाऊद प्लीज़ मान जाए। गुल उसको गले लगाकर रोती हुई कह रही थी, जबकि इतने अरसे बाद गुल के इस तरह दामिर को पकड़ना उसका दिल धड़का गया था। दामिर भी उसके गिर्द बाजू हायल कर लिए, अब दूर तो नहीं जाओगी ना? दामिर ने गुल के बालों पर बूसा देते हुए पूछा, तो गुल ने सर उठाकर उसे देखा। पक्का नहीं, नहीं जाऊंगी, गुल ने रोते हुए कहा। ठीक है, ये लो अपना मोबाइल। दामिर ने उसको मोबाइल वापस किया और उसे खुद से पीछे करके जाने लगा, और यूनिवर्सिटी गुल ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वो तुम नहीं जाओगी। जामीन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा और खुद बाहर चला गया। गुल ने बेबसी से उसे बाहर जाते देखा और गुस्से से मोबाइल को बेड पर फेंका और बैठकर रोने लगी। महक अजलान के कमरे में दरमियान में खड़ी खामोशी से उसके बड़े और खूबसूरत से कमरे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अजलान दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो महक को कमरे के दरमियान में खड़ा पाया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर महक ने मुड़कर देखा तो अजलान खड़ा था। अजलान को देखकर महक ने गाल पर बहते आंसुओं को साफ किया और रुख मोड़ गई। अजलान महक के पास आया। जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अजलान ने महक के कपड़ों को देखकर कहा, जो फरीदा बेगम ने निकाह होने के बाद उसे दिए थे कि शौहर के सामने निकाह के बाद सादा लिबास में नहीं बल्कि अच्छे लिबास में जाते हैं। जी अजलान भाई। महक को ये पता ना चला कि वो क्या बोल गई थी। महक कहकर वाशरूम जाने लगी जब अजलान ने उसकी कलाई पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। भाई सीरियसली महक मैडम, होश की दुनिया में आओ। निकाह हो चुका है अब हमारा, और तुम भाई कहकर निकाह खराब कर रही हो, अजलान ने तंजिया लहजे में कहा, जबकि महक तो अजलान के लहजे पर ही हैरान रह गई थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? महक ने आंसू भी भरी नज़रों से अजलान को देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, वैसे ही जैसे एक बुरा इंसान बात करता है। अजलान ने महक का कहा गया जुमला याद करके महक की कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा और उसके चेहरे को देखा जहां से अब जख्मों के निशान ख़त्म हो चुके थे। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें, नहीं रहना मुझे आपके साथ। महक ने रोते हुए खुद की कलाई छुड़वानी चाहिए। अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना है महक बीबी, इसीलिए ये ख्याल जहन से निकाल दो कि अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। अजलान ने उसे अपने करीब करके उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, छोड़ें मुझे, दूर रहें मुझसे। निकाह ज़बरदस्ती निकाह हुआ है, ये आप लोगों ने ज़बरदस्ती निकाह करवाया है। महक ने अजलान के हाथ पर मुक्के बरसाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। अगर नहीं करना था निकाह तो निकाह के वक्त मना कर देती, क्यों हाँ की? अजलान ने उसका चेहरा अपने हाथों में दबोच कर कहा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे थे। महक ने तकलीफ से कहा, नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो अच्छा कभी था ही नहीं। अजलान ने अफसोस करते हुए कहा, आप ऐसे तो ना ना कहें, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे ना, तो फिर अचानक ये सब? महक ने रोते हुए कहा, बुरा बनने पर भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है महक बीबी, अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो। अजलान ने कहते ही झटके से उसका चेहरा छोड़ा। महक ने शिकवा की नज़रों से उसे देखा और चेंज करने चली गई। अजलान बेड पर बैठ गया और सर हाथों में गिरा लिया। महक थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आई तो अजलान को सर हाथों में गिराए बेड पर बैठे देखा। महक ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे को देखने लगी जो रो रो कर सुर्ख हो गया था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अजलान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। महक ने अपने हाथ छुड़वाने चाहे मगर अजलान ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। महक ने उससे आंसू भरी
नज़रों से देखा कि अब वो उसे और कौन सी तकलीफ देना चाहता था। अजलान ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसमें से कंगन निकालकर महक की कलाई को मजबूती से पकड़कर उसे देखते हुए बेरहमी से कंगन पहनाए। गिरीनी ने दिए थे तुम्हें पहनाने के लिए, उस इसलिए इसीलिए मुझसे किसी चीज़ की तवक्को मत रखना। अजलान ने उसकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ते हुए कंगन कलाइयों में पहनाते उसे देखते हुए कहा। महक ने तकलीफ के बासत अजलान की तरफ देखा जो उसे ही देखते हुए कंगन पहना रहा था। वो ऐसा तो नहीं था, वो तो बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था। फिर अचानक से उसके बुरे रवैये की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। छोड़े मुझे, मैं खुद पहन लूंगी, महक ने तकलीफ से कहते हुए कलाई छुड़वानी चाही। अजलान ने उसे दूसरे हाथ में भी कंगन पहना कर ही उसकी कलाई छोड़ी जिससे उसकी कलाई सुर्ख हो गई थी। आप बहुत बुरे हैं, महक ने अपनी सुर्ख कलाई को देखते हुए कहा। ये तो मैं जान चुका हूँ, कोई नई बात बताओ। अजलान ने जैसे उसका मजाक उड़ाया। नफरत करती हूँ मैं आपसे, क्या समझा था आपको और क्या निकले आप। महक ने नफरत से कहा। जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या समझती थी और क्या समझती हो, और जहाँ तक नफरत करने की बात है तो मैं भी कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और अब तो तुम्हें सारी उम्र मेरे साथ ही रहना है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अजलान ने उसके करीब होकर कहा तो महक उसके करीब आने पर डर कर पीछे हुई, मगर पीछे ड्रेसिंग टेबल होने के बाद से उनमें फासला कम था। अजलान उसे देखते हुए उससे दूर हुआ और कमरे से बाहर चला गया तो महक ने भी शुक्र का सांस लिया और बेड पर जाकर बैठ गई और अपनी जिंदगी में हुए हादसात के बारे में सोचने लगी। काफी देर रोने के बाद गुल लॉन में आ गई और फूलों को देखने लगी। मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ कैद हो गई हूँ, मुझे यहाँ कैद करके रख लिया है। मेरा दम घुटने लगता है यहाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, आज़ादी चाहती हूँ। उसने आंखें बंद करके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। ये तो तुमने ठीक कहा कि तुम यहाँ कैद हो गई हो, मगर इस घर में नहीं, मेरी मोहब्बत में। पीछे से दामिर की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसकी आवाज़ सुनकर उसने एकदम खौफ से आंखें खोली कि वो अचानक यहाँ आ गया। तुम्हारा दम मेरी मौजूदगी में घुटता है ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, और ये मैं कभी चाहूँगा भी नहीं। दामिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। वो मोहब्बत, मुझे आपकी मोहब्बत से वहशत होती है, आपके जुल्म व ज़्यादती से वहशत होती है, आपसे वहशत होती है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं उससे वहशत होती है। गुल ने उससे देखते हुए अफसोस से कहा। मुझे ये घर पिंजरा लगता है जिसमें मैं कैद हूँ, गुल ने रोते हुए कहा। वो जब्त के बावजूद भी अपने आप को रोने से ना रोक सकी। मगर ये पिंजरा मेरी मोहब्बत का पिंजरा है जिससे तुम कभी मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती। दामिर ने उसके चेहरे को देखते हुए तहम्मुल से कहा। आखिर मुझे क्यों नहीं जाने देते तुम, और जिस मोहब्बत की तुम बात कर रहे हो ना, देख चुकी हूँ मैं वो मोहब्बत। गुल ने उसकी तरफ रुख करके सीने पर हाथ बांध कर कहा। ये बात मैं तुम्हें दूसरी और आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, मुझे आप कहकर बुलाओ, समझ में आई। शोहरों की इज्जत ना करने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दामिर ने उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए कहा, जिस पर वो लब भीज गई। जी। गुल ने मखसूस हाँ में सर हिला दिया। अब वो क्या कहती, इसको कहने को कुछ रहा ही नहीं था। वो उसको खामोश करवा देता था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जबान चलाए। वो दामिर की एक नज़र देखकर अंदर जाने लगी कि जब उस दामिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो, दामिर ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। अंदर। गुल ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेर कर कहा। क्यों, मेरे साथ वक्त गुजारो, आओ बैठो। दामिर ने उसे लॉन में पड़ी चेयर के पास ले जाकर बिठाते हुए कहा। गुल खामोशी से बैठ गई। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही गुल, क्या हो गया है तक तुम्हें, दामिर ने उसे खामोश देखकर कहा। क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा डेवल साहब, गुल ने दांत पीसकर आखिरी लफ्ज ऐसा आवाज में कहे, मगर दामिर सुन चुका था। दुनिया, बुराई की दुनिया, जो मुझे एक बीस्ट के नाम से जानती है और कहती है, मेरी अपनी वाइफ मुझे डेवल मानती है और कहती है। दामिर ने एक साइड दिलकश मुस्कुराहट से आईब्रो झुकाकर कहते कहका लगाया, जबकि गुल उसकी बात सुनकर लब दांतों तले दबा गई। सॉरी, गुल ने नजरें झुकाकर लब दांतों तले दबाकर कहा। जो बुलाना चाहती हो बुला लो, क्योंकि इस बात की इजाजत सिर्फ तुम्हें है और किसी को नहीं। दामिर ने उसकी थोड़ी को ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा। गुल ने उसे देखा तो दिल से बेसाख माशाल्लाह निकला। बेशक वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगता था। गुल चुटकी बांधे उसे तके जा रही थी। उसके ऐसा दिखने पर दामिर की मुस्कुराहट गहरी हुई।
दामीर ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटी। जानता हूँ कि काफ़ी हैंडसम हूँ, मगर तुम इस तरह देखकर नज़र ना लगाओ। दामीर ने कहा तो संजीदगी से था, मगर उसे कहते हुए हंसी बहुत आ रही थी, मगर जब्त कर गया था। गुल को अपनी बेखुदी पर बहुत गुस्सा आया। सॉरी, गुल ने नज़रें झुकाकर कहा। सॉरी की ज़रूरत नहीं, दामीर ने उसका गाल खींचते हुए कहा। गुल ने गाल खींचने पर गुस्से से उसे देखा। चलो अंदर चलते हैं, दामीर ने उसका बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा तो गुल ने गुस्से से उसे देखा और खड़ी हुई। बस इनकी मर्जी से ही अंदर बाहर होना है, गुल ने गुस्से से दामीर को देखते हुए कहा। बिल्कुल, दामीर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा तो गुल उसे गुस्से से देखकर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि दामीर भी हंसता हुआ उसके पीछे चल दिया और उसके हम कदम होकर उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल कर लिया और उसे लिए मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। माजी वक्त गुजरता जा रहा था। गुल और दाऊद की मोहब्बत एक दूसरे के लिए मजीद बढ़ती जा रही थी। गुल ने 3rd ईयर के पेपर्स दे दिए थे। गुल और दाऊद अक्सर फ़ोन पर बात करते थे और कभी दाऊद गुल के कमरे में उससे मिलने आ जाता और फिर गुल काफ़ी मिन्नतें करती उसकी तो तब वो जाता था। गुल ने अपने और दाऊद के बारे में महक और हरमीन को बता दिया था, जिस पर वो दोनों ही काफ़ी हैरान हुई थी। उन्होंने गुल को ये तजवीज़ ज़रूर की थी कि मोहब्बत में इतना आगे मत बढ़ जाए कि बाद में उसे टूटना पड़ जाए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी और से दिल लगा बैठता है तो अल्लाह उसे इंसान के हाथों से तोड़ता है और बार बार तोड़ता है जब तक कोई इंसान अल्लाह से दिल ना लगा ले। गुल ने इनकी इस बात पर मकसद सर हाँ में हिला दिया। अब और क्या कहती इन दोनों को, उसे तो मोहब्बत हो चुकी थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि इसकी मोहब्बत बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, जो शायद कभी ख़त्म ना होती। उस वक्त इब्राहिम साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे जब उनकी मैनेजर ने इन्हें आकर बताया कि कोई आदमी आया है और वो उनसे मिलना चाहता है। इब्राहिम साहब ने कुछ सोचकर उसे अंदर लाने का कहा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? कासिम खान ने अंदर आकर इब्राहिम साहब को देखकर खुश दिली से कहा, जिसे इनकी बहुत पुरानी दोस्ती हो। वालेकुम अस्सलाम, आपकी तारीफ। इब्राहिम साहब ने सलाम का जवाब देकर सवाली नज़रों से कासिम खान को देखते हुए पूछा। बैठने का नहीं कहेंगे इब्राहिम साहब? कासिम खान ने इब्राहिम साहब के सवाल को नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए पूछा। बैठें। इब्राहिम साहब ने बैठने का इशारा किया तो कासिम खान मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गया। जी बताएं, आप कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? इब्राहिम साहब ने कासिम खान को देखते हुए संजीदगी से पूछा। दरअसल बात यह है इब्राहिम साहब के आज तक मैंने जिस भी बिजनेसमैन को अपने साथ काम करने की ऑफ़र की है उसने कभी ठुकराई नहीं, और जिसने ठुकराई है वो फिर कभी इस दुनिया में रहा नहीं। कासिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। सीधी बात करें, क्या कहना चाहते हैं आप? कासिम खान की बात सुनकर इब्राहिम साहब के माथे पर बल पड़े और उन्होंने संजीदगी से पूछा। बात सीधी सी है मिस्टर इब्राहिम कि आप मेरी ऑफ़र कबूल कर लें और फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। आधा हिस्सा आपका और आधा हिस्सा मेरा, कासिम खान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। कैसी ऑफर? इब्राहिम साहब ने कासिम खान को देखते हुए आईब्रो झुकाकर पूछा। मैं स्मगल करता हूँ बहुत सी चीज़ों की, मसलन ड्रग्स, बच्चों के गुर्दे बेचना और फिर इन्हीं बच्चों को अपने जैसा यानी कि एक गैंगस्टर बना देना और इनसे वही काम करवाना जो मैं करता हूँ, और जो मेरी बात मानने से इनकार करता है उसको मैं बहुत बुरी मौत देता हूँ। उसको इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो अपनी टांगों पर खड़ा रह सके और अपनी आखिरी सांसें ले सके। कासिम खान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनको बताया तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। शर्म नहीं आती ऐसे घटिया काम करते हुए? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इब्राहिम साहब ने गुस्से से कहते ही फ़ोन उठाया। कॉल करने से पहले एक बात मेरी गौर से सुन लो इब्राहिम, तुम्हारी बात का यकीन कोई नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और जब पुलिस तुमसे पूछेगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है तो तुम यही कहोगे कि ना कि मैंने अपने अपने मुंह से ये कहा है, तो तब भी कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें ये कहकर टाल दिया जाएगा कि कोई भी मुजरिम खुद से ही अपने आप को मुजरिम नहीं कहता या अपने राज बताता, तो आगे तुम खुद समझदार हो। मगर एक बात याद रखना, तुमने कासिम खान को इनकार किया है और अब तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। कासिम खान उंगली उठाकर वार्न करता वहां से चला गया, जबकि इब्राहिम साहब सर पकड़ कर रह गए। सही
صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ اٹھے اور آفس سے نکل کر گھر آ گئے۔ وہ قاسم خان کی دھمکی سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ نائلہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نائلہ بیگم نے انہیں لان میں پریشان بیٹھا دیکھا تو ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر پوچھنے لگی، نائلہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ابراہیم صاحب نے پریشانی سے کہا، مگر ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں، کس وجہ سے پریشان ہے؟ نائلہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے پوچھا۔ نائلہ بیگم کے پوچھنے پر ابراہیم صاحب نے ان کو آج کے ہوئے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے اندر سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ ابراہیم صاحب کی ساری بات سن کر نائلہ بیگم نے افسوس سے کہا، خیر آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ نائلہ بیگم نے انہیں حوصلہ دیا، جبکہ اندر سے وہ خود کافی ڈر گئی تھیں۔ آج سنڈے تھا، ابراہیم صاحب گھر پر ہی تھے، جبکہ مہک گاڑی لے کر اپنی فرینڈ سے ملنے گئی ہوئی تھی اور گل بھی باہر ہرمین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم اور ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں باہر سے گولیوں کی آواز چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں پریشانی سے کھڑے ہو گئے۔ اس سے قبل وہ باہر جا کر دیکھتے کہ کیا ہوا ہے کہ قاسم خان ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ قاسم کے ساتھ کچھ بندے اور بھی تھے جو ان کے ہاتھ میں گنز تھی۔ میں نے کہا تھا نا ابراہیم، جو میری بات نہیں مانتا اسے میں بہت بری موت دیتا ہوں، تو بس آج تیرے اور تیرے گھر والوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ قاسم خان نے اندر آ کر اونچی آواز میں کہا اور ساتھ ہی گولی چلائی جو نائلہ بیگم کو چیرتی ہوئی ان کے جسم سے باہر نکل گئی۔ نائلہ بیگم کے نیچے گرتے ہی ابراہیم صاحب چیخ کر ان کی طرف بڑھے، جب ایک اور گولی چلی اور ابراہیم صاحب کو چیر گئی، اور یہی وقت تھا جب مہک گھر میں داخل ہوئی اور ابراہیم صاحب کو نیچے گرتے دیکھا اور وہ چیخ اٹھی، مام، ڈیڈ! مہک کی چیخ پر قاسم خان اور اس کے تمام بندے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اوہ سویٹ لیڈی، اچھا ہو گیا تم بھی آ گئے۔ اب اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھو اور فکر نہ کرو، اس کے بعد تمہاری ہی باری ہے۔ قاسم خان کہکہ لگا کر کہتا، ابراہیم صاحب کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ مہک نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر تب تک قاسم خان کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ ابراہیم صاحب اور نائلہ بیگم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور ان کی نظریں مہک پر مسکر تھیں جو روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور بس ایک اور گولی نائلہ بیگم کو لگی اور ان کی سانسیں دم توڑ گئیں۔ مام! مہک اتنی زور سے چیخی کہ اس کی دردناک چیخ سے گھر کی دیواریں بھی کانپ گئیں۔ آنسو ٹوٹ کر مہک کے گال پر بہا اور وہ اپنی ماں کی کھلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ فضا میں سرگوشی سی چھا گئی۔ فضا کی اس خاموشی کو ایک اور گولی کی آواز نے توڑا جو اب ابراہیم صاحب کی آخری سانسیں ان سے چھین گئی تھی۔ مہک ستے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ قاسم خان جھکا اور ابراہیم صاحب کی کلائی پر اپنا نشان چھوڑ کر اب نائلہ بیگم کی کلائی پر بھی وہی نشان لگا چکا تھا۔ ناؤ اٹس یور ٹرن، سو بی ریڈی سویٹ لیڈی۔ قاسم خان شیطانی کہکہ لگا کر مہک سے کہتا، ایک زوردار تھپڑ مہک کے منہ پر لگا چکا تھا۔ زور سے مارے گئے تھپڑ سے مہک زمین پر گر گئی۔ قاسم خان نے گولی چلائی جو مہک کے بازو پر لگی اور مہک کے منہ سے ایک تکلیف دہ چیخ نکلی۔ مہک ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور داخلی دروازے کی طرف جانے لگی جب ایک اور گولی گن سے نکل کر مہک کی کمر پر لگی۔ مہک کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں سے گولی اس کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی اور اب خون نکلنے لگ گیا تھا۔ مہک نے اپنے ہاتھ دیکھا تو اس کی ہتھیلی خون سے بھر گئی تھی۔ قاسم خان نے ایک اور گولی چلائی جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ ایک دم نیچے گری۔ قاسم خان نے دو گولیاں اور چلائیں جن میں سے ایک گولی اس کی دوسری ٹانگ پر لگی اور دوسری گولی دوسرے بازو پر۔ قاسم خان مہک کے پاس گیا اور اس کی کلائی پر بھی اپنی مہر لگائی اور اپنی پاکٹ سے چھری نکال کر اس کی ہاتھ کی پشت پر کٹ لگایا اور ساتھ ہی تیزی سے چھوٹے چھوٹے کٹ اس کے منہ پر لگائے اور کھڑا ہو گیا اور وہاں سے اپنے آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ تکلیف سے مہک کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ مر جائے گا۔ اسے اتنے دکھ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ، اور اب کیا دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ تبھی داؤد بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ مہک، مہک، کیا ہوا تمہیں؟ داؤد حیرانی سے سب دیکھتا مہک کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تکلیف کے بعد مہک سے آنکھیں تک کھولنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مہک کو گود میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف لے کر چل دیا۔ اذلان اس کے ساتھ ہی تھا۔ اذلان جلدی سے آگے بڑھا۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ جلدی سے اسے گھر
ले कर जाओ। दामिर ने महक को अजलान की गोद में डालते हुए कहा और उसे घर ले जाने का कहा और उसे जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स देने को कहा और एक डॉक्टर उसके लिए हायर करने को कहा। अजलान ने जल्दी से महक को गाड़ी में डाला और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ ले गया। साथ ही शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल से एक डॉक्टर घर बुलवाई, जो हॉस्पिटल के ऑनर ने अच्छी तलकात होने की वजह से जल्दी मिल गई। तामीर वापस अंदर आया और नाला बेगम इब्राहिम साहब को देखने लगा, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उसने गौर किया तो इनकी कलाइयों पर वही निशान था जो उसके खाला और नानी नाना के कलाई पर था। उसके आंखों में खून उतर आया, मतलब उनको मारने वाला भी वही था। उसने पास पड़ी छुरी उठाई जिससे कासिम खान ने महक के हाथ और चेहरे पर छोटे छोटे कट लगाए थे। उस जगह पर हर तरफ खून ही खून था। तभी गुल घर में दाखिल हुई और दामिर के हाथ छुरी और अपने माँ बाप का बेजान वजूद देखकर कुछ और ही समझ बैठी। मॉम डैड, गुल चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मॉम डैड, ये क्या हो गया है आपको? प्लीज उठें। गुल ने इनके पास जमीन पर बैठकर रोते हुए चीख कर कहा, आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं मर जाऊंगी, प्लीज उठें। गुल ने चीख कर रोते हुए इन्हें झंझोड़ा, तुमने मारा है ना मेरे मॉम डैड को? क्यों क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? मैं तो तुम्हें प्यारा दाऊद कहती थी और तुमने क्या बनकर दिखाया मुझे? हाँ, एक हैवान, एक कातिल। बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? गुल बेयकीनी से अपने अब दामिर की तरफ आकर उसे झंझोड़ कर बोली, जबकि दामिर हैरान सा गुल को देख रहा था। गुल की नजरों में खुद के लिए बेएतबारी ने उसे तोड़ दिया था। गुल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दामिर ने ही उसके माँ बाप को मारा था। वो बस खामोशी से उसे देख रही थी। धोखेबाज, घटिया इंसान, ये क्या किया तुमने? वो बेयकीनी की कैफियत में उसको देखकर चिल्लाई, बोलो, जवाब दो, आप खामोश क्यों हो गए हो? बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? गुल ने दामिर की नीली आंखों में देखते हुए उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाकर कहा, आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर गाल पर बहे, मैंने तुमसे मोहब्बत की, भरोसा किया, एतबार किया, मगर तुमने तुमने क्या किया? मेरी मोहब्बत का मान तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा, तुमने मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया, ये क्या किया तुमने? गुल ने दामिर का गिरबान छोड़कर चीख कर कहा, जबकि उसके ऐसा बार बार चीखने पर दाऊद की नीली आंखों में शदीद गुस्से की लहर उठी, जबकि वो उसके गुस्से से भरी नीली आंखों की परवाह किए बगैर चीख रही थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुना तुमने? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो चीख कर कह कर आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी और फिर तंजिया अंदाज में हंसने लगी। हंसते हुए भी आंखों से आंसू जारी थे। मैं चाहकर भी तुम्हें बददुआ नहीं दे पा रही, जानते हो क्यों? हंसने और रोने की मिली जुली कैफियत में तंजिया लहजे में गुल ने उससे पूछा, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाए ना, इन्हें कभी चाहकर भी बददुआ नहीं दे पाते। मेरे साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला है कि जिससे मोहब्बत की उसने मेरा भरोसा तोड़ा, और मैं चाहते हुए भी तुम्हें बददुआ नहीं दे पा रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे मोहब्बत करने की ये सजा मिलेगी। मेरी वफा के बदले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो कहते रुख मोड़ गई, क्योंकि अब वो अपनी बेबसी, अपनी तकलीफ इस बेरहम को दिखाना नहीं चाहती थी। जबकि दामिर की नीली आंखें जब्त से सुर्ख हो गई थी। कुछ याद आने पर गुल दोबारा दामिर की तरफ पलटी। मुझे तो हरमीन और महक ने कहा था कि मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाना के बाद में टूटना पड़े, और मैं उनकी बात को किसी खातिर ना लाई, और देख लो आज मेरा अंजाम। मेरी मोहब्बत ने ही मुझे तोड़कर रख दिया, गुल ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, जबकि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुल की तमाम बातें सुनकर दामिर के जहन में बहुत सालों पहले कही गई किसी की बात लहराई। दामिर, किसी की चीखती हुई आवाज उसके कानों में से टकराई। उस आवाज में क्या कुछ ना था, शिद्दत, तड़प, तकलीफ और किसी को खोने का खौफ। दामिर, खुदा करे तुम्हें इश्क हो। एक मरतबा फिर किसी की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, खुदा करे तुम्हें इश्क हो और वो इश्क तुम्हें ला हासिल हो। तुम सुकून मांगो और तुम्हें सुकून ना मिले। तुम भी मेरी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। किसी की चीखती हुई तकलीफ ज़दा आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, और आज दामिर को ये बात सच होती नजर आ रही थी।